जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग को चैप्टर 1 बायोलॉजी का जो है जैव प्रक्रम, इसका आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवा चुके हैं और अभी आप लोग को हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाने वाले हैं। तो अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको पेमेंट 5 रुपया करना पड़ेगा, आपको पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग का जो कि नाम है और यहाँ पे जहाँ पर चलता है शिवाजी नगर बेहरी, उसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो चैप्टर में इसमें अति लघु उत्तरीय वाला, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक होगा तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना देंगे। यहाँ से हम लोग 35वें प्रश्न तक था अति लघु उत्तरीय। यहाँ पे हम लघु उत्तरीय प्रश्न से आप लोग को यहाँ पे एक एक प्रश्न पढ़ेंगे। आप लोग इसका या स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया आपको, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, और यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। कहा गया है जीव शरीर के अंदर टूटे फूटे कोशिकाओं के मरम्मत हो जाए, नया कोशिका बन जाए और शरीर उचित ऊर्जा प्राप्त हो जाए एवं जैव क्रियाओं में संचारित हेतु पोषण अनिवार्य है, ठीक है। यही आपको लिखना है, आपको नंबर मिल जाएगा। ये आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछने वाला है। उसका आगे का प्रश्न है आप लोग को, पोषण की परिभाषा लिखिए, पोषण की परिभाषा लिखिए। और यहाँ पे आपको दिया गया है, जीव शरीर में होने वाली वैसी क्रिया जिसमें जीव भोजन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे ऊर्जा को से टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत होती है, उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। तो पोषण का परिभाषा हो गया। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, आप लोग को हम बोले नहीं है, आप लोग अपने मन से, अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। इससे आपको कोई घाटा नहीं होगा, जहाँ तक हो सकता है आपको मुनाफा ही होगा, क्योंकि आपको रोज़ यहाँ पे 7 बजे शाम में आपको क्लास दिया जाता है, तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप आसानी से क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी विषय का क्लास भी चलता है। तो आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, यानी कि, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, उसके उपोत्पादन क्या है। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है, स्वपोषण के लिए पौधे को सूर्य का प्रकाश, जल, CO2, क्लोरोफिल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पौधे के लिए कच्चे पोषक पदार्थ का काम करते हैं। ये आपको एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, जो कच्चा पोषक पदार्थ का काम कौन कौन करता है, ठीक है। तो याद रखिए, सूर्य का प्रकाश, जल, CO2 और क्लोरोफिल होना सूर्य के प्रकाश यानी स्वपोषण के लिए आवश्यक है। इसके उत्पादन के रूप में O2 और जल बनता है, और इसके उत्पादन के रूप में क्या बनता है, यहाँ पे हमको दूसरा इसी प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया था जो उत्पादन के रूप में क्या बनता है, उत्पादन के रूप में तो O2 और जल बनता है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया है आप लोग को, परपोषण से आप क्या समझते हैं, परपोषण से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखिए। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपनी सारी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पे आश्रित रहते हैं, उसे पोषण की ऐसी विधि को हम लोग परपोषण कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ये सारा प्रश्न आप लोग को इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक प्रश्न आपको देखने के लिए फिक्स है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको रहेगा। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो लिखेंगे परपोषण की वैसी विधि, परपोषण ही है, मृतजीवी भी एक परपोषण ही है, लेकिन परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव मरे सड़े गले अवशिष्ट पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। यानी कि जो सड़े गए पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे ही लोग मृतजीवी कहते हैं। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषक है। तो याद रखिएगा, जो गोबर छत्ता जो हम लोग देखते हैं गाँव घर में, जिसे मशरूम भी कहा जाता है, वह जो है एक मृतजीवी पोषण है, यानी कि सड़े गए वस्तु पे देखिएगा, गोबर पे, लकड़ी पे उगेगा, ठीक है। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग को है, परजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे शरीर के भीतर निर्भर रहकर अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे परपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया, प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं, प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं। तो लिखेंगे, परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव ठोस या द्रव के रूप में अपना भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है।
चलिए 8वां प्रश्न आप लोग को दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे दिया गया हरे पेड़ पौधे में होने वाली वैसी जैविक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण लेकर वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों का अपना भोजन तैयार करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया जो प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो यही परिभाषा आपको लिखने देना है। जो हरे पेड़ पौधे में होने वाली वैसी क्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण लेकर वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पत्ती अपना भोजन तैयार करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए 9वां प्रश्न आप लोग को दिया गया, कहा गया पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, तो लिखेंगे पौधे में पत्ती ही वह विशेष अंग है जिसमें क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, हम लोग जानते हैं। पत्ती का रंध्र, रंध्र मतलब उसमें जो छेद रहता है छोटा छोटा, रंध्र गैसीय विनिमय का काम कर लेता है जो जाइरम और फ्लोएम पत्ती में कुछ ज़्यादा ही संकृत रहता है यानी कि एक्टिव रहता है। इस कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है और इसी कारण से पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। ये सारा प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, उसमें आप लोग को हम जितना पूछा गया प्रश्न है वो सभी आप लोग को हम करवाने वाले हैं। उसके बाद है 10 नंबर, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। लेकिन जब जीव भोजन करता है तब से शरीर के अंदर जाकर विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े में विखंडित हो जाते हैं, उसको कायमा जैसे बना देते हैं, फिर चारण बनता है। इस प्रक्रम में भोजन के पचने क्रिया को पाचन या टेस्टिक कहा जाता है। चलिए 11वां प्रश्न है आप लोग के, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा प्रिंट थोड़ा सा आती है, आप लोग मैनेज करिएगा। यहाँ पे कहा कि मनुष्य मुख गुहा में कितनी जोड़ीदार ग्रंथि पाई जाती है, उनके नाम लिखे। तो यहाँ पे आप लोग को सभी नाम इंग्लिश में है, आप इसका हिंदी भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में जब इसको लिखिएगा तो यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग को इंग्लिश में अगर नहीं याद हो रहा है तो हिंदी में इसका हम ट्रांसलेट करके, 1 मिनट, इसका हिंदी जब ट्रांसलेट करिएगा तो यहाँ पे हिंदी में आपको आ जाएगा। हिंदी करके आप लोग को हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग का हिंदी में देखने के लिए मिलेगा, 1 मिनट। यहाँ पे आप लोग को हिंदी में बन जाएगा, देख लीजिए। पेरोकिट ग्रंथि, सबमांडिबुलर लार ग्रंथि, सबरेगुलर लार ग्रंथि, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं याद हो रहा है तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं इसका। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 12वां प्रश्न, कहा गया मनुष्य के अमाशय को कितने भागों में बांटा गया, उनके नाम लिखे। तो मनुष्य के अमाशय को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ पे नाम भी लिखा गया है, क्रेडिक्स, फॉन्डिक और पोरिल। इस 3 भाग में इंग्लिश में नाम है, इसका आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, बुक में भी आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है आप लोग को, कहा गया है मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। तो हम लोग जानते हैं मनुष्य में जो छोटी आंत की लंबाई होती है वह 6 सेंटीमीटर या 12 फुट होती है। 6 सेंटीमीटर या 12 फुट होती है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनग और इलियम। इलियम होगा, यहाँ पे म मिटाया हुआ है, ग की तरह लिखा हुआ है। जेजुनम, इलियम और ग्रहणी, ये 3 भाग आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो लघु उत्तरीय प्रश्न जितना था 13 प्रश्न आपको हम करवा दिए हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाए, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संक्षेप में समझाने के लिए तो लिखेंगे इसमें हरे पेड़ पौधे में होने वाली वैसी क्रिया है जिसमें पौधे मिट्टी से जल तथा खनिज लवण लेकर वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सरल और कार्बनिक अणु को कार्बनिक अणुओं में ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। पत्ते अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे निम्न समीकरण द्वारा, यहाँ पे हम समीकरण जो कि यहाँ पे लिखा गया है CO2, यहाँ पे होना चाहिए 6 CO2, ठीक है, 6 छूटा हुआ है, प्लस 12 H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल, यानी कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल
की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करेगा तो बनेगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का एक सूत्र होता है, और उसके बाद बनेगा 6CO2 और H2O जो कि जल बनेगा। ठीक है, तो ये समीकरण भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 नंबर में, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण लिखे, तो आप लोग को इसको याद रखना है। चलिए सेकेंड प्रश्न है, उसके बाद कहा गया है एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। यहाँ पे तो इसको प्रयोग द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे एक गमले में लगे हुए एक हरे पौधे को लेंगे, उसके एक पत्ती के आधे भाग को चिन्हित कर देते हैं और उस पर ग्लिसरीन का लेप लगाकर विरंजन चूर्ण मिला देंगे। अब उसे हल्का सूखने देंगे और उसे आयोडीन से धो लेंगे। अब उस पत्ती को अल्कोहल में हल्के आंच पर गर्म करेंगे। कुछ समय बाद हम पाएंगे कि पत्ती का सारा क्लोरोफिल अल्कोहल में चला जाता है, जिससे अल्कोहल का रंग हरा हो गया और पत्ती का रंग नीला हो जाता है। क्योंकि अल्कोहल का रंग नीला होता है तब उसका पौधे में सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। 6 घंटे के बाद जब हम परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि पौधे में सभी पत्ती भोजन बनाई तथा हरी भरी है, जबकि जिस पत्ती में प्रयोग किया गया है उसमें भोजन नहीं बनता है, क्योंकि उसका क्लोरोफिल पहले ही निकाल लिया गया था। इसलिए हम इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। देखिए इसको अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आप लोग को हम बोर्ड पे एक क्लास लेने वाले हैं, जिसमें कि आपको जो स्टार पॉइंट यानी कि मेन पॉइंट है बुक का, वो आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। तो उसमें आप लोग को हम इसका फिगर के साथ आपको एक एक प्रयोग करके, वहाँ पे देखिएगा आप लोग बुक में जाइएगा तो करिए, देखिए क्रियाकलाप आपको लिखा होगा, क्रियाकलाप में ये चीज़ बनाया गया है फिगर के साथ। तो वहाँ से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, या इसको पढ़ के बस समझ के रखना है, इस सबको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहा गया प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो ये भी आपको प्रयोग लिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जब हम क्लास कराते हैं, आपको बोर्ड पे क्लास करवाएंगे, तो वहाँ पे इसको हम पूरा डिटेल से फिगर के साथ आप लोग को हम एक एक चीज़ समझाएंगे। क्योंकि ये सब आपको दीर्घ होती है, प्रश्न आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझ के रखना है। जैसे कि चौथा प्रश्न कहा गया अमीबा का भोजन क्या है और भोजन में पोषण का वर्णन करें। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ जो अमीबा के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे, ऑफलाइन क्लास अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, या ऑनलाइन में आपको बहुत जल्द हम 2 से 4 दिन में जैसे फिजिक्स का क्लास लिए हैं उसी बायोलॉजी का भी क्लास लेने वाले हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखना है। अमीबा का भोजन छोटे छोटे प्रोटोजोआ, जीवाणु, डाइटम, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े एवं अन्य कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि होते हैं। अमीबा का भोजन ठोस या द्रव के रूप में होता है। सर ये इस प्राणी सपोषी कहा जाता है, यहाँ पे प्राणी समपोषी लिखाएगा, गलत थोड़ा सा मिस्टेक रहेगा। अमीबा अपना भोजन सामने आने पर अपने कूटपाट का निर्माण कर लेता है। इस कूटपाट के बारे में आपको अच्छी तरह से हम बोर्ड पे समझाएंगे। उसी अच्छी तरह से घेर कर कूटपाट सटा लेती है और भोजन को भोजन रसधानी में ले जाती है। ये आपको कभी कभी पूछा ये भी जाता है, जो अमीबा भोजन को कहाँ पे पचाता है, तो याद रखिएगा भोजन रसधानी में, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है जहाँ विभिन्न प्रकार के पाचन एंजाइम, जो कि हमारे शरीर में भी एंजाइम पाया जाता है, उसे पाचन एंजाइम के द्वारा भोजन को पचा लिया जाता है। यहाँ हमेशा ठोस या द्रव के रूप में ही भोजन ग्रहण करता है। यह कभी कभी अपने शरीर में किसी भी भाग को काटकर भोजन प्राप्त करता है, जिसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। चलिए आगे के प्रश्न आपको है मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये हम आपको बोर्ड पे इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल से आपको हम समझाने वाले हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या आप लोग इस PDF को ही ले लीजिएगा और आप लोग को वहाँ भी PDF में ही आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न भी वही है, मनुष्य का आहार नार की रचना का वर्णन करें। तो इसका आहार नार का फिगर भी आप लोग को सीख लेना और उसकी रचना का वर्णन यहाँ पे आपको किया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपकी बुक में सेम टू सेम यही सब चीज़ें लिखा हुआ है। मनुष्य का आहार नार का एक लंबा भाग होता है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। इसका मुख्य भाग मुख, गुहा, ग्रहणी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मराशय, मलद्वार, ये सारा चीज़ आप लोग को हम वहाँ पर पढ़ाएंगे। एक एक पॉइंट आपको कितना जोड़ी क्या होता है, कहाँ पर पाचन होता है, फिगर के साथ आप लोग को एक एक पॉइंट आपको वहाँ पर हम प्रयोग के साथ आप लोग को दिखाएंगे, जो कि 3D वीडियो के साथ, यानी कि आपको वहाँ पे एक एक पॉइंट आपको हम समझाएंगे। तो ये आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैकर ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में। मैथ का क्लास आप लोग का स्टार्ट है, मैथ की क्लास और व्याकरण का क्लास लगातार अभी चल रहा है। तो कल की क्लास हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।